दोस्तों आज के इस वीडियो में एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट आईपीओ का लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी जानेंगे। जीएमपी में गिरावट हुआ है, जीएमपी भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। और देखो, मैं जीएमपी के बेस पे ही नहीं बताऊंगा कि कितना लिस्टिंग हो सकता है, मैं ओवरऑल एंकर बुक देख के बताऊंगा कि कितनी लिस्टिंग हो सकती है। आप पिछली 4-5 लिस्टिंग में देखे होंगे कि जीएमपी कुछ और रहता है और मैं बताता हूँ एंकर बुक के अकॉर्डिंग इतने लिस्टिंग होगी और उतने पे ही लिस्ट हो जाता है। तो ऐसे यहाँ भी सब कुछ बताएंगे, होल्ड करना है, सेल करना है, क्या कुछ करना है, सब कुछ हम डेप्थ में बताएंगे। लिस्टिंग की बात करें तो 21 जुलाई को आपकी लिस्टिंग होने वाली है, तो अभी लिस्टिंग में टाइम है। बाकी यहाँ पे पूरा ओएफएस था, 9795 करोड़ का आईपीओ था, सब कुछ यहाँ पे डिटेल है, बाकी आपको पढ़ना होगा पढ़ लेना। हम लोग सीधा सेक्टर पे आ जाते हैं। कंपनी करती क्या है, तो भैया कंपनी 1992 में इनकॉर्पोरेट हुई है। और कंपनी क्या है, कंपनी इंडिया की लीडिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। क्या है, लीडिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। कंपनी एसबीआई प्लस अमुंडी, अमुंडी एक फ्रांस की कंपनी है, उनका दोनों का ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है, ये एसबीआई की ट्रस्टेड डोमेस्टिक फ्रेंचाइजी प्लस अमुंडी की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टीज का कॉम्बिनेशन है, ऐसा आप समझ सकते हो। तो कंपनी का मेन काम क्या है कि जो म्यूचुअल फंड होता है इन सबको जो है लाना, नए नए म्यूचुअल फंड को लाना, और उसमें जो है उसको मैनेज करना। पैसा जब लगाते हैं, पब्लिक पैसा लगाती है, तो उसको मैनेज करना, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे रिटर्न जनरेट करके देना है, सब कुछ जो है कंपनी करती है, यही इसका काम है। कंपनी ऐसा समझो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है, बस इतना समझो, इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, इस सेक्टर में ग्रोथ है। क्यों ग्रोथ है? क्योंकि इंडिया में अभी धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रहा है। अभी मैं पिछले 1-2 साल में देख रहा हूँ कि लोग अवेयर हो रहे हैं शेयर मार्केट से, वरना उससे पहले क्या रहता था कि लोग इतना अवेयर नहीं रहते थे। गाँव में किसी से बोल दो कि जो है शेयर मार्केट में ये कर रहा हूँ XYZ, तो वो लोगों को लगता था कि सट्टा लगा रहा हूँ। लेकिन अब धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं, और इंडिया में धीरे धीरे मतलब इसमें जो है अवेयरनेस बहुत तगड़ा से बढ़ रहा है। तो इसमें आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर में देखोगे तो बहुत शानदार ग्रोथ है। कंपनी में ग्रोथ है, इस सेक्टर में काफी ग्रोथ देखने को मिलेगा भाई। सेक्टर शानदार है, काफी शानदार है, 5 में से 5 स्टार की रेटिंग है सेक्टर में। फाइनेंशियल डिटेल की बात करें तो यहाँ पे हम 25 से 26 में देखेंगे कि फाइनेंशियल क्या कुछ कैसे हुआ है। यहाँ पे रेवेन्यू देखोगे, रेवेन्यू 17% के राउंड से बढ़ा है, अच्छी बात है। EBITDA 18% के राउंड से बढ़ा है, अच्छी बात है। पेट 20% के राउंड से बढ़ा है, अच्छी बात है। टोटल एसेट और नेटवर्थ यहाँ पे डाउन हुआ है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है, बाकी सही है। ईपीएस भी यहाँ पे बढ़ा है, तो ये सब अच्छी चीजें हैं। ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल ठीक ठाक है, गुड है, फाइनेंशियल गुड है, ठीक है, बाकी ठीक है। इंडिकेटर की बात करते हैं तो आरओई बहुत ही शानदार है, 43% का। रिटर्न ऑन नेटवर्थ काफी शानदार है, 43% का। ईपीएस ठीक ठाक है, प्रमोटर होल्डिंग भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, तो कोई दिक्कत तो यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। ऑब्जेक्टिव क्या ही रहेगा, पूरा ओएफएस था, तो ऑब्जेक्टिव का कोई मतलब नहीं बनता है। आइए पीयर कंपेरिजन करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी कंपनी लिस्टेड हैं, क्योंकि इस सेक्टर में यहाँ पे बहुत सारे जो है प्लेयर हैं, यहाँ पे कंपटीशन भाई ज्यादा है। इससे पहले आईसीआईसी अभी नवंबर दिसंबर में लिस्ट हुआ है, दिसंबर के अराउंड, ठीक है। तो आईसीआईसी का है, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट, निपोन का है, आदित्य का है, यूटीआई का है, बहुत सारे नाम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और देखते हैं कि अपना आईपीओ, अपना जो आईपीओ है इन सारे पीयर को टक्कर दे रहा है कि ऐसे ही मतलब फर्जी है। आओ उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रिटर्न ऑन नेटवर्थ किस कंपनी का सबसे ज्यादा है। 85% का है आईसीआईसी का। उसके बाद हम देखेंगे पी वाइज, मतलब पी प्राइस किसका कम देखने को मिल रहा है। यूटीआई का कम देखने को मिल रहा है, बट इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ सस्टेनेबल नहीं है, 11% के राउंड है, यहाँ पे टक्कर नहीं दे पा रहा है, बहुत ही कम है। तो ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, ये यहाँ पे लिस्ट में नहीं आ सकता। इससे कम पी आदित्य बिरला का है, ठीक है, और उससे जो है कम पी यहाँ पे अपने आईपीओ का देखने को मिल रहा है। आईसीआईसी की बात करें तो आईसीआईसी का 49 का पी है, जो कि रिजनेबल है। रीजन क्या है कि इसका 85 का जो है रिटर्न ऑन नेटवर्क है, तो इतना पी रिजनेबल है। नेट एसेट वैल्यू भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, ईपीएस भी यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। नंबर 1 पे कहीं ना कहीं आईसीआईसी एएमसी देखने को मिलेगा, ये आईसीआईसी नंबर 1 पे आएगा। दूसरे नंबर पे आपका अपना आईपीओ आ जाएगा एसबीआई। थर्ड नंबर पे एचडीएफसी आ जाएगा। एचडीएफसी क्यों आएगा? क्योंकि एचडीएफसी का नेट एसेट वैल्यू वगैरह देखोगे काफी शानदार देखने को मिल रहा है, ऊपर से पी वगैरह भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ रिटर्न ऑन नेटवर्क वगैरह भी ठीक ठाक है। इन सबके बेस पे थर्ड नंबर पे एचडीएफसी आ जाएगा। तो अपना आईपीओ जो है वो सेकंड नंबर पे आ रहा है। हमको यही देखना होता है कि अपना आईपीओ कहाँ पे आ रहा है। फर्स्ट पे आता है तो बहुत बढ़िया हो जाता है, 4 चांद लग जाता है, लेकिन सेकंड पे आता है तो भी बढ़िया रहता है। तो यहाँ पे सेकंड पे देखने को मिल रहा है, जो कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पे आ रहा है तब भी भाई बढ़िया है, सेकंड में आ रहा है मतलब पेयर में सस्टेन कर रहा है, पेयर को टक्कर दे रहा है। आईपीओ प्राइस फेयर है कि नहीं? ऑब्वियसली आईपीओ का प्राइस फेयर है, इतने पी पे आईपीओ लाए हैं तो फेयर प्राइस है, कोई बड़ी बात नहीं है। एंकर बुक की रेटिंग की बात करके तो यहाँ पे हिस्टोरिक रेटिंग देखने को मिला है, बहुत ही शानदार यहाँ पे रेटिंग है। मैंने पूरा एक डिटेल वीडियो एंकर बुक पे बना रखा है, उसको आप देख सकते हो। 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग है, मतलब शानदार। मैंने पूरे जीवन में पहली बार इतना तगड़ा यहाँ पे रेटिंग मुझे देखने को मिला है। सब फंड का नाम मुझे देखने को मिल गया, तो काफी शानदार है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, गुड है, क्या कुछ है? तो ऑब्वियसली फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है, फंडामेंटल कंपनी का स्ट्रॉन्ग है। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की, तो जीएमपी यहाँ पे 96 लिखा है, बट अभी जीएमपी डाउन हुआ है। 94 का जीएमपी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मतलब करीब 16% का जीएमपी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 94 का जीएमपी है, जीएमपी डाउन हुआ है, ठीक है। और जीएमपी बढ़ना चाहिए, बट ग्रे मार्केट में पता नहीं क्यों इसका डिमांड नहीं आ रहा है, वो एक नेगेटिव पॉइंट है, बाकी चलो ठीक है। अब यहाँ से मेन शुरू होता है लिस्टिंग गेन। इतने देर से जो आप वीडियो देख रहे थे उसका मेन मकसद यहाँ पे पूरा होगा कि लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है, एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकता है।
सबसे पहले लिस्टिंग गेन की बात करें तो जहां तक मेरा मानना है इसमें 30 से 35% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। 30 to 35% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है भाई। कितना? 35% के अराउंड यहाँ पे लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। 30 से 35% के अराउंड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। कितने पे लिस्ट हो सकता है? एक्सपेक्टेड लिस्टिंग 746 या 750 के अराउंड यहाँ पे लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। 746 के अराउंड यहाँ पे लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। जहां तक मेरा एक्सपेक्टेशन है 746 या 750 के अराउंड यहाँ पे लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है भाई, मैं अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया हूँ। एंकर बुक को ज्यादा प्रायोरिटी देकर मैंने कैलकुलेट किया है। जीएमपी भी थोड़ा देखा हूँ, ऐसा नहीं कि जीएमपी को छोड़ दिया हूँ। जीएमपी भी इंपॉर्टेंट होता है लिस्टिंग गेन के लिए, तो इंपॉर्टेंट होता ही है। तो जीएमपी भी देखा हूँ, साथ ही साथ जो है मैंने एंकर बुक को बहुत डेप्थ में एनालिसिस किया है। उसके बाद ये जो है बोल रहा हूँ 746। अब पता नहीं मैं सही हो पाता हूँ कि नहीं हो पाता हूँ, लेकिन अपने एंड से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दिया जाए। 746 के अराउंड यहाँ पे लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। देखो लिस्टिंग के समय प्री ऑर्डर क्या लगाना है, क्या कुछ लगाना है, वो सब मैं लाइव आऊंगा लिस्टिंग के दिन, तो लाइव वहां पे ज्वाइन कर लेना, वहां पे सब कुछ बता दूंगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे आखिर इसमें करना क्या है, होल्ड करना है, सेल करना है, फ्रेश एंट्री लेना है कि नहीं लेना है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ठीक है, किस कंडीशन में आपको सेल करना है उसको समझ लो। ठीक है, किस कंडीशन में सेल करना है वो इंपॉर्टेंट है। यदि इसकी लिस्टिंग 35% के अराउंड या इससे ऊपर की लिस्टिंग हो जाती है, बम्पर लिस्टिंग मैं बता रहा हूँ 30 से 35% की लिस्टिंग हो जाती है, मतलब 30% से ऊपर जितना मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 30 से 35% के बीच लिस्टिंग हो जाती है। यदि इतना लिस्टिंग हो जाती है, इससे ऊपर की लिस्टिंग हो जाती है, 30-35% से ऊपर की लिस्टिंग हो जाती है, तब फिर यहाँ पे सेल करने का व्यू बनता है, क्योंकि पी वगैरह इसका बढ़ जाएगा, और जब पी बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्टॉक करेक्शन कर सकता है। तो 30 से 35% से ऊपर लिस्टिंग हो जाती है, तब यहाँ पे आपका सेल करने का व्यू रहना चाहिए, या तो मेरा मानना है सेल करने का व्यू फिर होना चाहिए। होल्ड कब करना है, होल्ड किस कंडीशन में करना, मैं पर्सनली बता दे रहा हूं मैं किस कंडीशन में होल्ड करूंगा। यदि इसकी लिस्टिंग 30% से कम होती है, 30% से कम इसकी लिस्टिंग होगी, तो मैं रिस्क लेके भाई पूरा का पूरा होल्ड कर लूंगा। ऐसा नहीं करूंगा कि 50% सेल करूं, 50% होल्ड करूं। मुझे लगता है मुझे 4 से 5 लॉट आसानी से मिल सकता है, 4 से 5 लॉट मुझे आसानी से मिल जाएगा दोस्त। तो मैं सही बता रहा हूँ, 30% से कम लिस्टिंग हुई तो मैं पूरा का पूरा होल्ड कर लूंगा। मैं रिस्क, क्योंकि मेरे अंदर रिस्क लेने कैपेसिटी है, और मुझे पता है कि आने वाले दिनों में 5-6 महीने में कंपनी ठीक ठाक जो है ग्रोथ कर सकती है, इसलिए मैं रिस्क लेके इसको होल्ड कर लूंगा। या 30% से कम की लिस्टिंग हुई, ठीक है, और 30 से 35% के बीच लिस्टिंग हुई, देखो समझो 30 से 35% के बीच लिस्टिंग होती है, तो मैं 50% अपनी क्वांटिटी निकाल दूंगा, बचा हुआ क्वांटिटी होल्ड कर लूंगा। और थर्ड नंबर पे कब पूरा सेल करूंगा, पूरा तब सेल करूंगा यदि इसकी लिस्टिंग 35% से ऊपर हो जाती है। 35% मैंने कैलकुलेट किया है, बहुत ही अच्छे से कैलकुलेशन निकाला है कि 35% से ऊपर की लिस्टिंग होती है, तब फिर मैं यहाँ पे पूरा का पूरा सेल करके चला जाऊंगा। आने वाले दिनों में जब एक करेक्शन करेगा तब यहाँ पे नई एंट्री में बना लूंगा। तो ये तो रहा सेल कब करना है, कब होल्ड करना है, मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब बात कर लेते हैं फ्रेश एंट्री की। फ्रेश एंट्री तो देखो यहाँ पे फ्रेश एंट्री का व्यू बन रहा है, कब बन रहा है, यदि इसकी लिस्टिंग 30% से कम होती है। यदि इसकी लिस्टिंग 30% से कम होती है दोस्त, 30% से कम की लिस्टिंग होती है दोस्त, तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री का व्यू बन रहा है। आप डायरेक्ट चाहो तो एंट्री कर सकते हो, थोड़ा सा रिस्की रहेगा, याद रखिएगा थोड़ा सा रिस्की रहेगा, लेकिन यहाँ पे एंट्री हो सकती है। आपको जो है कम रिस्क वाली एंट्री चाहिए, तो उसके लिए आपको 1 आध महीने इसका स्ट्रक्चर बनने देना है, कम से कम 20 उस कैंडल डेली की बन जाएगी, तो यहाँ पे कोई जोन निकल आएगा, उस जोन पे आप एंट्री करना, वहां पे कम रिस्क वाली एंट्री रहेगी। लेकिन यदि आपको रिस्की एंट्री लेना है तो आप डायरेक्ट लिस्टिंग के दिन, यानी 21 को लिस्टिंग होगी उस दिन आप जो है डायरेक्ट एंट्री मार सकते हो। लेकिन कंडीशन मैंने बता दिया, ये 30% से कम की लिस्टिंग होती है, 30% से कम की लिस्टिंग होती है, तब यहाँ पे जो है आप जो है डायरेक्ट एंट्री मार सकते हो। वरना 30 से ऊपर की लिस्टिंग होती है, तब यहाँ पे एंट्री का कोई व्यू नहीं है। आने वाले दिनों में जब गिरावट करेगा तब आपको मैं नई बैंक बताऊंगा, वहां से आप बाई कर सकते हो। तो ये तो रहा पूरा कि आखिर करना क्या है। मैंने आई थिंक बहुत डेप्थ में समझाया होगा, ऐसे समझाना सबके बस की नहीं होती, हालांकि बहुत सारे लोग समझाते होंगे, लेकिन मैंने जो एक्यूरेट कैलकुलेशन किया है बहुत ही मेहनत से किया हूँ। उसमें टाइम लगता है, बहुत सारी चीजें लगती हैं। यदि आप आईपीओ लगाते हो, लगातार आईपीओ लगाते हो, आईपीओ में इंटरेस्ट रखते हो, शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।